आते रहते हैं शो में, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज फ्लोर छोड़ दीजिए यहां से, प्लीज फ्लोर छोड़िए। थैंक यू सो मच। और आज तो कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, मैं तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा उनसे। और आज शो में वो शरीक हुए तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल के चेयरमैन मुंबई से आए हैं, लखविंदर खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज प्रोग्राम में शरीक हुए आतिथ्य के रूप में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखविंदर खुराना जी मुंबई में है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और हमारे शो में आज शरीक हुए। और हम सारे लोग एक और मेहमान को जानते हैं, परिचित हैं, और वो है मुंबई के डिब्बे वाले। सारे लोग जानते हैं मुंबई के डिब्बे वाले। तो आज हमारे साथ उनके ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू सो मच, जो आज हमारे शो में शरीक हुए। उनको तुरंत जाना था, बोले कि नहीं, मैं आए सिर्फ शो में आपके शरीक होने के लिए आया था, और मेरी फ्लाइट है, मैं शाम को निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे लिए सौभाग्य है कि फुटपाथ पर आप लोगों को खाना पहुंचाते हैं, डिब्बे का भोजन मिले वो व्यवस्था करते हैं, और हम यहाँ पे फुटपाथ पे लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? प्रतीक भाई, आप तो नाम आपने बोल दिया डब्बा वाला, तो हमारा एक डब्बा का प्रतीक होता है। मैं चाहता हूँ प्रतीक भाई को वो एक छोटा सा डिब्बा भेंट करूं मैं आज। क्या बात है, क्योंकि तो प्रतीक भाई हम ये चाहते हैं, प्यार लो प्यार दो, और अन्नदाता है ये डिब्बे वाले, पूरी दुनिया में है। क्यों? इनके काम में बहुत प्यार होता है, और इसमें बहुत प्यार भर के मैं मुंबई से आपके लिए लाया हूँ, खास प्रतीक भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मुझसे मेरे प्रोड्यूसर अक्सर कहते हैं कि आप जो मिलता है पता नहीं वहां सबको बांट देते हैं। मैं आपके पास, राजेश जी, ये टिफिन आपके पास भिजवाता हूं। आज पवन जी ने जो दिया मुझे, ये टिफिन आप तक जरूर पहुंचेगा, और आप उसको अपनी टेबल पे सामने रख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ खेल तो बंधा इसी भोजन से ही है। थैंक यू सो मच। और मनीष आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, रेडियो वाले। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रेडियो पे आपको सुनते हैं, आज आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और ये प्रोग्राम इसी तरह से आगे चल रहा है, उसकी रफ्तार भी है। कहां से आना हुआ आपका? वाइजैक से। वाइजैक से, क्या बात है, बहुत सुंदर जगह है वाइजैक। मेरा जाना हुआ है वाइजैक 2019 में, बहुत सुंदर जगह है। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हो? वांट टू से समथिंग? ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाइजैक में भी देख लेते हैं आप इस प्रोग्राम को? इस तरह के कॉन्सर्ट वाइजैक में भी होते हैं, रेडियो पे उनके आवाज सुने हैं ऑलरेडी आप। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वाइजैक से हैं, प्रोग्राम देखा है, सुना है, और कोशिश की। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? उड़ीसा। उड़ीसा से? उड़ीसा में कहां से? जासपुर। जासपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं या बैठेंगे प्रोग्राम देखेंगे? बैठेंगे, बहुत, यही सबसे अच्छा काम होता है। वैसे अगर मुझे भी कोई कहे या बोलेंगे कि बैठेंगे तो मैं बैठना चाहूंगा, सच में बहुत बढ़िया लगता है दूर से देखना। और जब मैं आपकी तरह जितना छोटा था तो मैं प्रोग्राम ऐसे ही देखा करता था, मुझे क्या मालूम था एक दिन मुझे भी ऐसे ही प्रोग्राम करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जुवेरिया। जुवेरिया। जुवेरिया, कहां से आना हुआ? बिहार पटना। बिहार पटना से। इसका मायने क्या होता है, इस शब्द का जो नाम रखा? इस्लामिक नेम है, प्रॉफिट की वाइफ। हाँ, वो तो मैं समझ गया। तो अच्छा, प्रॉफिट की वाइफ का नाम। वाइफ का, ओ सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम इस तरह से सजता है मेरा, और सज के सामने आता है। और जो मेहमान हमारे साथ अब मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। उमाशंकर पांडे जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। स्वागत बजा के, भले तालियां बजा के इनका स्वागत करिए सारे लोग। पूछेंगे आप क्यों कि मेरे प्रोग्राम में पहली बार शरीक हो रहे हैं, और ये नियम है हमारे, हौसला अफजाई होनी चाहिए। हौसला अफजाई इसलिए कि ये बोले और खूब अच्छा बोले। थैंक यू सो मच उमाशंकर जी, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदिल भाई आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, थैंक यू सो मच आदिल भाई, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आए हैं हमारे पहले भी, थैंक यू सो मच। एसके दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत पुराने हमारे सहयोगी और अब प्रोग्राम में आते रहे हैं। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। युवा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किशोर
मासूम जी आरपीआई से हैं, मुंबई से आए हैं आज शो में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें, जहां कल छोड़ा था प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा कर वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ भी यश है, जो कोई भी नाम है, यश माने नाम, कीर्ति, वो मोदी की नहीं, 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी ताकत है, उनका दम है, ये उनका शौर्य है, ये उनका यश है। और बात दरअसल हो रही थी कि पार्लियामेंट का जो नई बिल्डिंग बनी है उसके उद्घाटन को 20 पार्टियों ने कहा कि हम तो शरीक नहीं होंगे। और बस इसी बात पर प्रधानमंत्री ने बात कही कि अगर आपको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देखना हो तो मैं जहां से लौट के आया हूं ऑस्ट्रेलिया से, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, जो प्रोग्राम हो रहा था। एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, सत्ता पक्ष भी मौजूद था, विपक्ष भी मौजूद था, और ये डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन सवाल यहां पे खड़ा होता है, हम कहां खड़े हैं। डिबेट स्टार्ट होती है, आप सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ते रहेंगे, जाना नहीं, बात करूंगा तुमसे। जी, सबसे पहले आज जो बातचीत करेंगे अंबर दीदी से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जो बात मोदी जी ने कही कि जो अभी 3 देशों की यात्रा करके मोदी जी लौटे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में खासतौर से जब वो संबोधन कर रहे थे तो मैं उसको लाइव देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे दिन था और वहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरी ऑस्ट्रेलिया ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने मोदी जी को देखा, और जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ही प्रधानमंत्री, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सबको संबोधित किया, सबको शुक्रिया किया, तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नजारा था कि एक लोकतंत्र किस तरह का होता है वो हमें वहां पर समझ में आया। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर नाराज फूफा होते हैं, अगर कुछ भी किया जाए। फूफा जी, जिस तरह से बदनाम मत करो जी। अरे इन्होंने तंज किया है। वाह, आपका बड़ा अच्छा, इनका बहुत अच्छा एतराज था। ये जिस बारात में जाते हैं वहां पे फूफा नहीं होते हैं ये जी, क्योंकि फूफा नाराज रहते हैं ना। फूफा नाराज रहते हैं, हर बारात में फूफा पहले नाराज होते हैं। तो हमारे देश में जस्ट कभी आई विल कम वन बाय वन, आई एम श्योर। हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाराज फूफा होते हैं। कुछ भी अच्छा किया जाए फूफा नाराज हो जाते हैं। विपक्ष नाराज फूफा बन गया इस देश में। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो 140 करोड़ लोगों के लिए है, इस देश के लिए। मोदी जी का पर्सनल अपार्टमेंट नहीं बनाए, केजरीवाल की तरह शीश महल नहीं बनाया। मैं आ गया, जनाब आली मैं आऊंगा, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जी सही है जवाब। देखिए, चमन नाराज फूफा, चमन में इख्तिलाफ रंग-बू से बात बनती है। जी जनाब आली जी। चमन में इख्तिलाफ रंग-बू से बात बनती है। हाँ। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। क्या बात जी, ये लोकतंत्र। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने डिबेट की ओपनिंग अंबर से करी, जो एक महिला है। यही तो है महिलाओं का सम्मान, यही तो है भारत देश, जहां महिलाओं को जो है देवी स्वरूप समझा जाता है। इस देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उसके बावजूद जो सबसे बड़ी है, देश की प्रथम नागरिक है, उन्हीं को संसद के अंदर नहीं बुलाया जा रहा। ये आरएसएस की विचारों की संसद मुझे को लग रही है, लोकतंत्र की तो नहीं नजर आ रही, जहां विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए और पक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। आप लोग दलित महिला के, आदिवासी महिला के खिलाफ में आप लोग यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिए थे, तब वो सम्मान कहां चला गया था? जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए ये अब आप शरीक हो रहे हैं शो में, तो मैं आपको कोई नियम बता दें, थोड़ी मदद मैं आपकी करूंगा आज। नहीं करना पड़ेगा भाई, मेरा तो यही है। हारे का कौन बाबा? खाटू श्याम बाबा। तो मैं जहां पे आप लगेगा, आपको जहां जरूरत। हंसने की क्या बात है भाई? कांग्रेस को आवश्यकता है, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, आप बस चुप रहिएगा, डिबेट अच्छी होगी। महिलाओं के अधिकार सम्मान की बात कही, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाया गया था, उनके रंग रूप को लेकर विपक्षी नेताओं ने टिप्पणियां की थी। जब कहा गया था महिलाओं का सम्मान और अधिकार, तब तो आप बैठे हुए मजाक बना रहे थे एक महिला की, तब आपको नहीं पता था कि वो
इस देश की महिला और महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। और सैयद जवाद महिलाओं की बात कर रहे हैं, इस देश की मुस्लिम महिलाओं को आज तक समान अधिकार नहीं मिला हुआ है, और ये यहाँ पर बैठ के महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या आप इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? क्या आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डिसमेंटल करने की बात करते हैं? तब मैं मानूंगी कि आप महिलाओं का सम्मान और अधिकार की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात की अंबर ने, और ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो ऐसी महिलाओं का सम्मान करता हूं जो खुल करके अपनी बात कर सके। एक मिनट चुपचाप खड़े रहेंगे, डिबेट होने दीजिए। आज जनाबे आली आ जाइए, मेरे इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, इधर आ जाइए जी। बात हो रही थी संसद की, नए भवन की निर्माण की, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति को ना बुला करके मैं फिर कह रहा हूं, ये महिलाओं को कमजोर करने की बात नहीं तो फिर और क्या है। अगर जवाब मांगा जाएगा कि महिलाओं के जहां आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां पर संसद के अंदर आप खुद एक महिला को नहीं बुलाए। जी आराम से वन बाई वन मैं डिबेट को खोलता हूं, मैं आ रहा हूं, डिबेट खोलता हूं। जी जनाब, कहां से आए? ये मैं दरभंगा बिहार का। दरभंगा बिहार से? अरे शुरू हो गई डिबेट हमारी भाई। अब बिहार आ गया तो डिबेट शुरू हो जाती है, जब तक बिहार नहीं आता डिबेट मेरी शुरू नहीं हो पाती, फंसी होती है। कहां से आना हुआ? वो तो मैं समझ गया था, वाह जी वाह जैसे बोला वो समझ में आ गया। जी जनाबे आली। प्रतीक जी ने कहा, सही कहा, जहां बिहार नहीं वहां डिबेट नहीं। बिहार में 5 लेटर होते हैं, जिसमें हर लेटर देशभक्ति का प्रतीक है। बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एस फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त, आर फॉर रीवा प्रदेश वैदिक काल में नाम था। वो बिहार की धरती से आया हूं जहां लिच्छवी गणराज्य में प्रजातंत्र की नींव रखी गई थी। मैं तमाम अपने जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, देश का असली मालिक विपक्ष होता है। आप सरकार की आलोचना उन बातों पर करिए जो नियत गलत रख के किया जाता हो, लेकिन जब सरकार सही काम करे तो सब कंधे में कंधे मिलाकर हिंदुस्तान को मजबूत कीजिए। आज चाय वाला बेटा पूरी दुनिया में जिसको कहता है दी बॉस। गजब, रुकिए, बढ़िया। क्या बोलता है, जरा फिर से बोले। और क्या बोलता है? दी बॉस डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव अंग्रेजी। मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर आपको बहुत सारी चीजें तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी कैसे, डिग्री, टेंस कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो भी बिहारी समझाएगा। और ये सच है बिल्कुल, ज्ञान भी वहीं से है, ज्ञान की गंगा भी वहीं से। तो क्या बोलते हैं? दी बॉस। दी बॉस। तो दिक्कत कहां आई जनाबे आली? आम आदमी पार्टी। मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी के पास। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का चल, चरित्र और चेहरा सबके सामने है। जिस तरीके से मोदी जी ने देश के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो दोनों सदनों के अभिभावक हैं, क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती है, जनसूची उनका जो समाज है वो दलित है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी। मायावती जी ने कहा है, सुनिए, मायावती जी ने कहा कि जहां विरोध की जरूरत है वहां जरूर विरोध करें, लेकिन ये विरोध का समय नहीं है। मैं इसलिए नहीं आ पा रही हूं क्योंकि मेरी मीटिंग है, लेकिन मैं प्रोग्राम के साथ हूं। देखिए, बात बहन मायावती ने कहा, ये बात प्रतीक जी विरोध की नहीं है। हाँ। ये बात इस देश के दलित समाज की बात है, इस देश की महिलाओं की बात है, जनसूचित जात की बात, आदिवासी समाज की बात है। आखिर मोदी जी क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाते? क्यों राष्ट्रपति जी को? अगर एक चीज मैं आया आम आदमी पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। रुकिए भाई, आपकी पंजाब में सरकार है, आप सबसे ईमानदार कहते हो। आपके 3 एमएलए वरिष्ठ हैं, बठिंडा से हल्का रूरल से, बठिंडा से रमन। नाम लेने की जरूरत नहीं, बस काफी है था। वो सबसे करप्ट विधायक है, 3 करोड़ में टिकट भी। रुके, बैठ जाओ, बैठो। इनको गार्ड साहब डिबेट से बाहर करो। देखिए, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो मेरी डिबेट में बोलिए नहीं। नो, मैं नहीं मानूं। आपने कहा कि मोदी जी बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? कौन सा दिल, कैसा बड़ा दिल चाहिए? उन्होंने, वो खुद ही कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से सीख कर आए हैं। आज सीख कर नहीं आए, बता रहे हैं कि ये हुआ, देख कर आए हैं। तो कुछ सीख कर भी आ जाते, कम से कम कुछ सीख कर भी आ जाते। एक दलित महिला
जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, आखिर उसको निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे हैं? आरबीआई किसने बनाया भैया? आप लोगों ने तो खिलाफ में वोट किया था। आप क्या दलित? अरे तो आप लोगों ने वोट क्यों खिलाफ किया? आप इतने हितैषी हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज बोल रही है कि दलित महिला का अपमान हो रहा है। अरे कांग्रेस सबसे बड़ी दलित विरोधक, बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराने का काम कांग्रेस ने किया। अभी महामहिम जो राष्ट्रपति बनी उनके खिलाफ वोट इन लोगों ने दिया। आप बोल रहे हैं कि हम दलित हृदय प्रेमी है, दलित है। अरे तुम लोग तो यार दोहरा चेहरा है तुम्हारा, तो तुम्हारा चरित्र तो जेल में दिख रहा है। एक निवेदन है कि सारे लोग बैठेंगे, पहले कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन बीजेपी। सारे लोग बैठेंगे। मैं आ रहा हूं, दत्ता जी आ रहा हूं जी। तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। देखिए प्रतीक जी, ये लोकतंत्र का उत्सव है, और ऐसा कौन सा उत्सव जिसमें परिवार के मुखिया को ही आमंत्रित ना किया जाए? देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति को इस महापर्व में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। यहां उपस्थित कौन इससे सहमत हो सकता है? क्या नई संसद बन रही है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना चाहिए, उपराष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना चाहिए? ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी कहते रहे पार्लियामेंट का। आपसे भी पूछा गया सवाल कि छत्तीसगढ़ में आपने क्यों नहीं बुलाया, तमिलनाडु में क्यों नहीं बुलाया, वहां परंपरा का पालन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, देखिए ये पार्लियामेंट है, यहाँ राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। मेरी बात हो जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा तो वहां विपक्ष में है, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस बात का? बोले तुमने शर्ट विरोध वाली क्यों नहीं पहनी थी? विरोध करना चाहिए था। तो विरोध से ही तो एकता बनेगी। तो ये है। बोले आपने विरोध क्यों नहीं किया था? आई एम कमिंग दत्ता जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रतीक जी, देश में 2 महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, अंगारों पे लौटना और अंगन खिल उठना। अंगारों पे लौट रही है विपक्ष, कुंठित है, कुड़ रही है, और जनता के दिल खिल रहे हैं, वो अंगन खिल रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए। अरे सब और कुछ भी नहीं, ये शब्द, बड़े बड़े शब्द लाएंगे और राष्ट्रपति को अपमानित कर देंगे। त्रिपाठी जी, शब्दों को आप भी सीखिए, कोई जरूरत नहीं है, सीखिए। शब्दों के जादूगर हम हैं, क्योंकि जनता के दिल के भी जादूगर हम हैं। और दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं, 2014 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक आदरणीय परम आदरणीय सोनिया गांधी जी एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, सुपर पीएम बन के थी। उस समय आपका लोकतंत्र कहां गया था? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस की मंशा संसद विरोध नहीं है, उनकी मंशा केवल मोदी विरोध। हाँ जी, हाँ। सर मेरे कपड़े किसी खराब हैं, करीब नहीं है, उनको मुझे, इसलिए आप मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैंने बोला, मैं जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैं उसके लिए जरूर लड़ूंगा। कह रहा है कि मेरे कपड़े, मेरे कपड़े जरा नुचे मुचे हैं, इसलिए आप मेरे पास नहीं आते हैं। अब तुम जो हो डिबेट भी सीख गए हो, नाटक भी सीख गए हो। मैं तो सोच रहा था वो दिन कब आएगा जब ये डिबेट सीख जाएगा। अब तुम डिबेट सीख गए हो, नाटक तुम्हें आने लगा है समझ में धीरे धीरे, और कुछ दिन में तुम एक बहुत साफ सुथरे नेता की तरह मुझे नजर आओगे। बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ सर, हाँ। जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मेरे देश के लिए लड़ेगा, मैं उसके लिए जितनी बार लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है 2014 के बाद में हिंदुस्तान, जो मोदी जी ने कहा था कि नया भारत बना के दूंगा, आज इंडिया फर्स्ट इंडिया की तरफ जा रहा है और नया भारत हमको दिख रहा है। ये कहते थे यही कांग्रेस पार्टी, आज कनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट से लेकर के देखिए दीवार पर पेशाब करते थे लोग, आज गली गली हर रेड लाइट पर स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है, फ्री में शौचालय इंडिया में बना हुआ है। ठीक, ये बदलाव आया है। जी, मैं वहाँ बदलाव तो इनमें बहुत देखेंगे, लेकिन अगर इनके चुनावी रैलियों में देखा जाए तो बताओ, मैं नियुक्तियां दे रहा हूँ, सारी नियुक्तियों को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जितनी बार जब से आया है योगी जी आकर के पूरी तरह से नियुक्तियों का सफर चढ़ गई, कोई भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई है। 68,500 नियुक्तियां आज तक पड़ी हुई है, आज 69,000 वैकेंसी आज तक पड़ी हुई है। राइट, जब मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी।
बस ठीक, बस ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बस ठीक, ठीक। प्रतीक भाई, आपने शुरुआत ही किया बिहार से। मैं कहता हूं जहां लोकतंत्र की धरती है, बिल्कुल, लिच्छवी गणराज, और इसीलिए मैं कहता हूं जहां बिहार नहीं वहां पे बौद्धिक आहार नहीं। क्या बात है दत्ता जी, वाह। और उस बौद्धिक आहार को लेते हुए शुरुआत करता हूं, हाय रे मगरमच्छ की आंसू। हाय हाय, सीख रहे हो ना, सीख रहे हो ना, यही सब ड्रामा होता, पूरा सीखना पड़ेगा तुमको। कौन सा आंसू? मगरमच्छ के आंसू। हाँ, अभी सीखो 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 सीखो। इंदिरा जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं इंदिरा जी को। 70 के दशक में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन की थी, यहीं पे तिलांजलि दिए थे राष्ट्रपति को, तिलांजलि दिए थे बाकी जितने सारे सदस्य हैं उनको। एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जब आप अरे यार चिल्लाओ मतलब, बोलने दो मुझे प्लीज। यही कांग्रेस की परंपरा है, वायरल वे में रेंटिंग। आपको मैं टाइम दे दूंगा। आप कह रहे हैं कि आधारशिला किसने रखी थी? राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं। अब बात आती है, जब तमिलनाडु के असेंबली का उद्घाटन करना होता है, मणिपुर का असेंबली का उद्घाटन करना होता है, छत्तीसगढ़ के असेंबली का नींव रखनी होती है, तब तो प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ सोनिया जी चली जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे भी नहीं थी, वो गई थी ऐसे यूपीए। पहली बात तो इनको ये बताइए, संवैधानिक पद था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो संवैधानिक पद था। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अरे सर जी सुन लीजिए, काउंसिल प्रतीक जी, 2000 मैंने सुना, मैंने ले लिया, मैंने थॉट लिया आपका। 2020 में कौन सा नेशनल एडवाइजरी कमेटी था? मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो इस संसद के सदस्य हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी छत्तीसगढ़ की क्या नागरिक थी? क्या वहां के एमएलए थी? वहां की सांसद थी? वहां के राज्यपाल थी? वहां के लीडर अपोजिशन थी? क्यों उद्घाटन की? क्या वही चाटुकारी था? प्रतीक जी, क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। 2010 में जब सोनिया जी गई थी, पढ़ लीजिएगा किस कैपेसिटी में गई थी। यूपीए चेयरपर्सन के कैपेसिटी में गई थी। 2020 में जब ऑनलाइन नींव रखी थी, ना एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, ना नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की काउंसिल। क्या खरीद लाए? कपड़े शादी आदि है क्या घर में? नहीं, वैसे ही अच्छा है, कपड़े वपड़े खरीदते रहा करिए। और कुछ कहना है आपको? कहना नहीं? अरे नहीं, बोलना तो जरूरी होगा, थोड़ा बहुत तो बोलना है। और आज जो कमाल हुआ वो किसी ने नहीं देखा। वो कमाल ये हुआ कि मैथिल जी को आज बोलने का मौका ही नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा कमाल हो गया। मैथिल जी परेशान ना होना, डिबेट का अगला आगाज तुम्ही से होगा। मैं तुम्ही से जब राउंड 2 में आऊंगा तो बिस्मिल्लाह तुम्ही से करूंगा। श्री गणेश। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाऊंगा। मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था, जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। जेल के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया।
जिसके बाद जेल के बाहर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। दरअसल एक महिला तस्कर को जेल से दूसरे थाने में ले जाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। किसी अन्य मामले में उसे हिरासत में लेना था, लेकिन महिला तस्कर के परिजनों ने जेल के बाहर खूब हंगामा किया और पुलिस वालों से हाथापाई भी की। महिला तस्कर NPDC 20 मामले में जेल में बंद है। तुर्की ने दावा किया कि उसने इजरायल के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने का शक है और तुर्की का दावा है कि उसकी एजेंसियां इन 11 लोगों की हरकतों पर लंबे वक्त से नजर रख रही थी। दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले कुल 15 लोगों की पहचान की गई, जिनमें 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग वहां मौजूद ईरान के ठिकानों की जासूसी कर रहे थे। खबर है कि मुस्लिम देशों के इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के बाद मोसाद की कोशिश अपना नेटवर्क फैलाने की है। इससे एक दिन पहले ईरान ने भी मोसाद के 11 जासूसों की गिरफ्तारी का दावा किया था। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर कर दी। बताया गया कि वो महिला बांग्लादेशी है, जिसने धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचते ही सनातन धर्म को अपनाने की बात कही और उसने बताया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन को सोशल मीडिया पर कई महीनों से सुन रही थी, जिसके बाद उसने सनातन धर्म को अपनाने का फैसला लिया। जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि उनके यहाँ धर्म बदलने पर जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो घर वापसी करना चाहता है उसका वो स्वागत करेंगे। उधर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरान ने हिजाब आंदोलन के दौरान जिन 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया था उनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसके देश में हुए हिजाब प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ने इन पत्रकारों के जरिए ईरान की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर महसा अमीनी की मौत के बाद पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के दौरान गलत खबरें फैलाने का आरोप लगा था। और ईरान का दावा था कि इन दोनों पत्रकारों ने ये सब अमेरिका और इजराइल के कहने पर किया था, जिन्हें ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि ईरान की जेल में बंद इन पत्रकारों से उसका कोई लेना देना नहीं। उधर राजस्थान के भरतपुर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर शोभा यात्रा के दौरान हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोग शोर मचाते नजर आए। बताया गया कि 2 गुटों में हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। वहीं हंगामा बढ़ने के बाद शोभा यात्रा को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। 2 गुटों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जिसने कई घंटों की मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया। इधर ईरान ने 10 साल बाद अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को बदल दिया, क्योंकि उसे शक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ब्रिटेन के एक जासूस के संपर्क में थे, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उन्हें पद से हटा दिया और उनकी जगह अली अकबर अहमदिया को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव बना दिया। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा, उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। उधर मुंबई के समंदर में बना देश का सबसे बड़ा पुल तैयार हो चुका है। ये पुल दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पुल है और देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन इस साल के अंत तक हो जाएगा। 22 किलोमीटर लंबा पुल मुंबई के शिवडी से होकर नवी मुंबई के चिरले पर खत्म होगा। यहाँ से पुणे और गोवा उसकी भी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 18,000 करोड़ की लागत से बने इस पुल से लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पहले शिवटी से चिरले पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब महज 15 से 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। इस बीच समंदर में पानी के जहाजों को जब्त करते ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने बाजुएं चढ़ा दी। अमेरिका ने नौसेना के जंगी जहाजों ने ईरान के पास फारस की खाड़ी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी, ताकि ईरान वहां पानी के जहाजों को न पकड़ सके। अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी 27 अप्रैल को ही ईरान ने कच्चा तेल लेकर कुवैत से अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। फिर इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां से तेल के टैंकरों का ईरान के हत्थे चढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चपत लगाने के लिए काफी है।
इधर उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में लगातार ज्वालामुखी में हुए विस्फोट की वजह से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। धधकते ज्वालामुखी का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिससे खतरनाक लावा और राख निकलता नजर आया। साथ ही पहाड़ की ऊंचाई से काले धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया, जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से ढक दिया। राख और जहरीली गैस से बचने के लिए वहां करीब 12 किलोमीटर तक के दायरे से बाहर रहने की अपील की गई और सरकार ने लोगों को मास्क पहनने के भी निर्देश दिए ताकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से बचा जा सके। इसके साथ ही 3 राज्यों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं खतरे को देखते हुए वहां की नेशनल सिविल डिफेंस की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को रखा जाएगा। सेंगोल असल में एक राजदंड है जिसे दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को म्यूजियम से निकालकर नए संसद भवन में रखने का फैसला लिया। जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी तब ये सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर जिले में मौजूद तिरुवदुतुरई अधिनम नाम के शैव मठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल असल में एक राजदंड है जो दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था और चोल साम्राज्य का हर राजा आने वाले राजा को गद्दी संभालने से पहले ये सेंगोल देता था। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने का फैसला लिया। इधर उत्तराखंड के रुड़की में सरकार की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे और 21 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन कई लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े हो गए और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को रोकने लगे। पीएम मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विधि विधान के साथ सुबह करीब 9 बजे ऐतिहासिक सेंगोल को किया जाएगा स्थापित। बहिष्कार करने वाले दलों को पीएम का संदेश। न्यूज 18 के पास देश की नई संसद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 28 मई को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सुबह 7:30 बजे शुरू होगा उद्घाटन समारोह। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सभी पक्षों से की शांति की अपील। बोले कुछ दिन बाद 3 दिन के लिए जाऊंगा मणिपुर, सभी पक्षों से होगी बात। उसके बूते से बाहर है और इसी वजह से वो LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत की सीमा के पास 3 नए एयरपोर्ट बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 45 किलोमीटर दूर तिब्बत की लोंगजी काउंटी में एक एयरपोर्ट बनाया है जो जनवरी में शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा एयरपोर्ट सिक्किम की सीमा से 60 किलोमीटर दूर टिंगरी काउंटी में। इसी तरह चीन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा के पास तिब्बत की बरांग काउंटी में भी एक एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा चीन छोटे एयरबेस को भी बड़े एयरपोर्ट में बदल रहा है ताकि वहां वो अपने लड़ाकू विमान तैनात कर सके। इधर इटली में आई बाढ़ से वहां पर भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिससे करीब 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 100 से ज्यादा शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया जिसमें पूरा इलाका बाढ़ में डूबा दिखाई दिया। उत्तरी इटली के इमिलिया रोमानिया इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा, जिसके लिए वहां सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ सरकार उन लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेगी। वहीं इटली के दूसरे बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। वहाँ दमकल कर्मियों ने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। इस दौरान दमकल कर्मी लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुँचाते नजर आए। और इजरायल की इस धमकी के बाद ईरान ने फिर एक बार उसे घेरने के लिए सभी मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील की। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की मांग की और ये साफ कर दिया कि अब वो इजरायल से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आरोप लगाया कि इजरायल दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम आबादी के लिए बड़ा खतरा है। उनका इल्जाम है कि इजरायल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन को कुचलना चाहता है, जिसे रोकने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आना ही होगा। यही वजह है कि पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी और अब राष्ट्रपति रईसी उनका समर्थन करते नजर आए। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर करने वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। असल में आयशा नूरी के पति अखलाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद उसने सरेंडर करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। साथ ही आयशा नूरी पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी
और इस आरोप के बाद से वो फरार है, जिसे लगातार पुलिस और यूपी एसटीएफ तलाश कर रही है। हालांकि अब आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है, इसीलिए उसने कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर छिड़ सकती है। इसी वजह से जेल में बढ़ते अपराधों और गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत तिहाड़ समेत दिल्ली एनसीआर की दूसरी जेलों में बंद पड़े गैंगस्टरों को देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि 2 मई को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह अपील की गई कि तिहाड़ जेल में बंद बड़े गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाए। सूत्रों का दावा है कि तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों को दक्षिण भारत की जेलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। दलील ये दी गई कि दक्षिण भारत की जेलों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो वहां की भाषा से अनजान ये बदमाश न तो जेल में अपना रसूख बना पाएंगे और न ही नेटवर्क। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। अवंतीपोरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने सेना की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसका दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि एक ट्रक तेजी से आया और दूसरी तरफ सड़क के किनारे खड़ी सेना की गाड़ी से भिड़ गया। इस दौरान सेना की गाड़ी में कई जवान सवार थे, जो इस हादसे की चपेट में आने से घायल हो गए, जिसके बाद घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया गया कि फलों से लदे इस ट्रक का अचानक संतुलन बिगड़ा और उसने सेना की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने से पहले ही अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ लाए जाने से पहले ही जेल प्रशासन फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल के बेहद सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि किसी भी हाल में मोबाइल फोन लॉरेंस तक न पहुंचे, क्योंकि ऐसा दावा है कि पिछली बार तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने जेल में बैठकर ही फोन के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस 26 मई को जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। 25 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जयापाल ने अतीक गैंग के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। इस एफआईआर के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। अतीक के बेटे असद को साजिशकर्ता और शूटर बताया गया, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा नूरी को भी साजिशकर्ता बताया गया। इस एफआईआर में गुड्डू मुस्लिम समेत कई शूटरों के नाम भी शामिल हैं। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जबकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता, परवीन और आयशा नूरी फरार हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन को वहां गैंग वॉर होने की भी आशंका सता रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिया गैंग के कई गुर्गे भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। और इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो लॉरेंस से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अगर उन्हें मौका मिल गया तो फिर वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस का खात्मा करने से नहीं चूकेंगे। बम्बिया गैंग के अलावा लॉरेंस को टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों से भी खतरा है। इसी महीने की 2 तारीख को टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस बात का डर है कि तिहाड़ में लॉरेंस से टिल्लू की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है। उधर सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक दूसरे के खून के प्यासे गैंगस्टर आपस की दुश्मनी भुलाकर गठबंधन करने की तैयारी में है और तिहाड़ जेल अवैध वसूली का नया अड्डा बन सकता है। और देश और विदेश से वसूली के लिए आने जाने वाले फोन कॉल्स का नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो सकता है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की उन गैंगस्टर से दोस्ती हो सकती है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उसके जानी दुश्मन बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपस में दुश्मन रहे दूसरे गैंगस्टर्स के बीच भी दोस्ती की कोशिश की जा रही है, जिससे अवैध वसूली का नया नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल में तैयार किया जा सके। उधर ईरान ने इजरायल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इजरायल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इजरायल के मिलिट्री चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उन देशों और संगठनों की मदद कर रहा है जो इजरायल के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इजरायल ईरान को इसकी सजा जरूर देगा, जिसके लिए उसने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। इजरायल का दावा है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। उधर पाकिस्तान में इमरान खान को 2 बड़े झटके लगे हैं। इमरान की पार्टी के 2 बड़े नेता
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करें, और को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, हाँ खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी आंधी आई कि सब कुछ थोड़ी देर में अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन कबीर यही है, कबीर की जो आंधी है वो ज्ञान की आंधी है, और उम्मीद करनी चाहिए वो सब तक पहुंचे, हर एक को छुए, और जब वो छूती है तो तमाम सारी बातें अपने आप प्रकट होती हैं। वो लक्षण सब में दिखते हैं, देश में भी दिखते हैं, पूरी देश का पूरी दुनिया में दिखता है। और आज बात दरअसल वही हो रही थी, लोकतंत्र से बात शुरू हुई थी, बिहार से मैंने बात शुरू करी थी। बिहार से जो आए थे उन्होंने कहा कि लिच्छवी गणराज्य दरअसल रेफरेंस था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और उसके सिलसिला था पार्लियामेंट के हाउस का, जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है उसके उद्घाटन का समारोह का। एक बार फिर से जोड़ता हूं, बातचीत के लिए जो तमाम सारे लोग यहां मौजूद हैं उन सबका स्वागत करता हूं, और रेफरेंस जोड़ते हुए जी मैं आज खास तौर से इस्कॉन के जो चेयरमैन हैं मुंबई से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं जोड़ूंगा, आपसे बात करूंगा। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं, और जो पिछली ब्रेक से पहले नहीं बोल पाए वो भी अपने आप में एक चमत्कार था कि नहीं हो पाया, लेकिन हुआ, तो आज वहीं से ब्रेक के बाद स्टार्ट करता हूं। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंदिर अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का मूल विरोध क्या है? एक वनवासी आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति का अपमान, जो कि सबसे पहले निर्वाचित होने के बाद किसने किया? कांग्रेस ने। दूसरी चीज, अरे इनको इतनी याद आ रही है दलितों की, इतनी आदिवासियों की याद आ रही है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, क्या 6 दशक में इन्होंने उनके लिए कुछ किया? जनजातीय गौरव मनाने की घोषणा किसने की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। अरे 370 हटा के 60 साल 70 साल तक वहां कश्मीर में जो दलितों का उद्दीपन हो रहा था उसको खत्म करने का किसने प्रयास किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे ये तो माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं। और वो लाइनें हैं ना 4 कि मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। उद्दीपन नहीं, उत्पीड़न 35A का 35A का जिक्र था। मैं नहीं कोई बात नहीं, वो होता है, मुझसे भी कभी ये गलतियां होती है। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जी जी जी। हाँ देखिए प्रतीक जी, बात बाबू जी बैठिए आप आराम से, कहाँ ही चक्कर में पड़े हैं इन लोगों के? हाँ ना, यहाँ सच कह रहा हूँ बाबू जी, इनके चक्कर में ना पड़िए बिल्कुल। ये ना तो उम्र का लिहाज करें ना कुछ के लिहाज करें, हम बार बार बैठाते हैं, ये बार बार यहाँ आ जाते हैं। बैठिए वहां पे सब लोग सारे। जी देखिए प्रतीक जी, बहस किस बात पर हो रही है? लोकतंत्र का उत्सव था। किसी ने कहा कि विरोध आपका सिर्फ मोदी जी से है। मोदी जी का विरोध नहीं है। अगर लोकतंत्र में आप लोकतंत्र के मुखिया, राष्ट्रपति, चिल्लाओ नहीं भाई, इतना आपने सुनाया, ऐसी बानी बोलिए, कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। यही भाजपा है,
यही भाजपा है। आप ऐसी बानी बोलते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये चेहरा भाजपा का यही असली चेहरा, देख लीजिए। राष्ट्रपति का अपमान, ओबीसी एससी महिला का अपमान, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया। वो दलित समुदाय से आते थे, इसलिए राम मंदिर के शिलान्यास में मोदी जी ने उनको नहीं बुलाया। एको हम द्वितीयो नाश, केवल मोदी जी, दूसरा कोई नहीं। राष्ट्रपति को बुलाएंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे तो फ्रेम में मोदी जी नहीं रह जाएंगे, इसलिए उनको नहीं बुलाएंगे। और रही बात दलित अपमान की, एक मित्र कह रहे थे अंबेडकर जी का अपमान किया। अंबेडकर जी चुनाव हारे थे बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद वो देश के पहले कानून मंत्री बने और उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। अब मैं कुछ सवाल पूछ लूं, मुझे बताइए, मुझे कानून मंत्री बड़ा या संविधान निर्माता बड़ा? संविधान निर्माता और ड्राफ्टिंग तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। संविधान निर्माता तो ज्यादा बड़ी चीज हुई ना, और जो राष्ट्र से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें हैं, प्रेम वही। मैं तो सिर्फ पूछ लिया। और एक सवाल, एक चीज और, आपने कहा दलित अपमान, ओबीसी, सबका अपमान। मोदी जी कौन है? मोदी जी, हाँ, अभी वो बताया ना उन्होंने भाई साहब। सवालों का जवाब दीजिएगा मुझे, यही रोज काम करता हूँ। मोदी जी कौन है? वो कह तो रहे थे मगरमच्छ के आंसू 9 साल। बच्चे में तो नहीं पूछना था, वकील साहब ज्यादा नहीं पूछना था। वो क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। वकील साहब इधर आइए, आगे आइए। मैंने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे कि मुझे बताइए कि मोदी जी क्या, और दूसरा सवाल ये पूछा कि कानून मंत्री बड़ा या संविधान निर्माता। कोई सवाल, क्योंकि आपकी बहस में वही 2 चीज थी। जी, 1 by 1 बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल जी। हमारे पार्टी पे इन्होंने ना जाने क्या क्या कहा। मैं इनको याद दिलाता हूँ, झारखंड से आता हूँ जहाँ वो माननीय राज्यपाल थी। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड के ही रहने वाले अजय कुमार ने एविल मेंटेलिटी का कहा था, दानवीय सोच का। यही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति कहा था। और मैं बताता हूँ आपको, हम उन पार्टी में से आते हैं जो देश की नींव को भी मजबूत करते हैं और संसद बना के गौरव भी पहनाते हैं। और मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मैं एक बात आपसे भी पूछता हूं, संविधान मैं पूछ लूं भाई, मैं पूछ ले। संविधान का 79 आर्टिकल, उस 79 का आर्टिकल में कांग्रेस ने आपसे पूछा, विपक्ष ने आपसे पूछा कि इसका मतलब ये होता है, उसमें जो व्याख्यायित है उसमें एक राष्ट्रपति, एक संसद और अपर हाउस और लोअर हाउस। तो फिर क्यों नहीं, यही वो पूछ रहे हैं बस, कि फिर क्यों नहीं वहां? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जो इनविटेशन कार्ड बना है, बहुत सम्मान से पूछ रहा हूं, उसमें भाजपा का लोगो लग के इनविटेशन दिया जा रहा है क्या? अशोक स्तंभ लेके जा रहा है? सांसद के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के तहत वो निर्धारित किया है। और एक बात मैं स्पष्ट पूछता हूं कि महिलाओं की बात कह रही है, पहली बार इस देश में मां बनना एक गौरव का विषय होता है। प्रतीक जी, मां बनना एक गौरव का विषय होता है, और महिलाओं जब मां बनती है तो पहली बार एक्सटेंशन मैरिटल संविधान में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 3 महीने से 6 महीने एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और दूसरी बात, देखिए, चौथी पास राजा को इस देश के संविधान से प्यार नहीं है, लोकतंत्र से प्यार नहीं है। ये संघीय ढांचा का अपमान है, ये संघीय ढांचा का अपमान है। इस देश के लोकतंत्र, ये चोरी करने वाले, ये देखिए। बैठिए, मैं रुकिए, बैठिए, सारे लोग बैठिए, आप भी आप खड़े रहिए, बैठिए, मैं दूंगा, बोलने का मौका दूंगा, बोलिए, जरूर, बैठिए, पहले बैठिए। मैं यहाँ आपको आमंत्रित करता हूँ। चौथी पास क्या मतलब हुआ? देखिए, जो व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास न करता हो, मैंने जो पूछा जवाब दीजिएगा। चौथी पास, मैंने पूछा, सारे लोग वहीं बैठेंगे। चौथी पास का मतलब का जवाब दे रहा हूं। जी जनाब,
जो व्यक्ति संघीय ढांचे पर विश्वास न रखता हो, मैंने पूछा चौथी बात, मैं वहीं आ रहा हूं। महिलाओं का सम्मान न हो, दलितों का सम्मान न हो, अनुसूचित जनजाति का अपमान कर रहा हो, और आज जब पूरे देश को के लिए उत्सव का दिन हो, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। एक मिनट में जनाबे आली कहां गए? यहाँ सुनो, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो सकते, देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं हो सकते। तुम क्या नहीं हो? ये पढ़े लिखे नहीं हो। श्रीमान, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ डिग्री पे। मेरे दादाजी अंगूठा छाप 11, सुनो ना, लिसन मी, नो फर्स्ट ऑफ यू डिजर्व एंड डिजायर, लिसन केयरफुली। आप एक चीज बताओ, एक चीज, आप कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? कुछ भी हो। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप बताओ कितनी डिग्री? ग्रेजुएशन तो होंगे। आप ग्रेजुएट हो? यस। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हमें एक चीज बता दीजिए, हमारे केजरीवाल कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, आज तक पानी की फैक्ट्री नहीं लगाया, और फ्री का रेवड़ी बस तोड़ दिया, बस को जर्जर, सड़कें जर्जर, और एक खाक पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखा मोदी जी हैं, मोदी जी पढ़े लिखे हैं। सुनो, मैं बताता हूँ, मोदी जी मेक इन इंडिया, हवाई जहाज देश में बनेगी, हेलीकॉप्टर देश में बनेगा, कई देशों को आज सच देता। अरे ये 100 रुपया कम लेने वाले। मैं दूंगा, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। सर, डिबेट है सर, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी, प्लीज मेरी बात, मैं आराम से एक बात ध्यान रखिएगा हुजूर आली, मैं एक मिनट रुको, मैं एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। इस देश में 8वीं पास राष्ट्रपति भी हुए हैं, और आप जो सवाल एजुकेशन सिस्टम पे उठाते हैं, बहुत सारी अच्छी बात है, आप उठाइए, लेकिन 10 आदमी को पढ़ा के IITN बनाइए, तब आइए। और आप नो जी, प्रतीक जी, सारा सेंटर ऑफ क्वेश्चन हमारे तरफ, प्लीज थोड़ा सेंटर में मुझे लाइए। मैं आप सेंटर में, बिल्कुल बोलिए। अगर पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी चौथी पास नहीं है, अगर इनके अनुसार चौथी पास ही है तो मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 370 हटाता है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो रेहड़ी ठेले वाले को पेंशन देता है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो स्टार्टअप लाता है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो सेना को मजबूत करता है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो पाकिस्तान को कहता है चीर देंगे, फाड़ देंगे, इंडिया की तरफ मत बढ़ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कि अगर वो चौथी, और अगर कोई चौथी पास है तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चौथी पास है तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है, बॉस बोले विश्व के बॉस मोदी जी हैं। बात दरअसल इस पर नहीं थी, किसी के डिग्री पे बात नहीं है, बात दरअसल यह है कि जब आप ऐसा कहते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर से अपमानित करने का काम करते हैं। एक दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। सर, कोई व्यक्ति हो, मेरे शो में कोई भी व्यक्तिगत तौर से अपमानित नहीं करेगा। नाउ यू प्लीज। एक दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब पांव छूता है आदरणीय मोदी जी के, अमेरिका का राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांगता है, मैं यही कहूंगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद लिया है कृष्ण भगवान ने। कैसे लिया है? अपने को भगवान माना नहीं, उन्होंने बोला मेरी स्क्रिप्ट किसी ने लिखी है, मैं जैसा ही किरदार निभाऊंगा उतना बड़ा हीरो। आदरणीय मोदी जी गरीब की सेवा कर रहे हैं, लोगों को टॉयलेट बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, ये किसी को पच नहीं रहा। बात यह है 140 करोड़ का एक इंसान जो एक विश्व गुरु बन गया अमेरिका का। राइट जी, ना बार नहीं बोलेगा, बार नहीं। मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी बात सुन लूंगा। तुम्हें जो नहीं, तुम एक नहीं दो बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन
मैं सुनूंगा, तुम्हारी बात भी सुनूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब कभी इस शो में किसी ने व्यक्तिगत तौर से टिप्पणी करी है किसी के बारे में, चाहे वो इधर की हो चाहे इधर, मैंने उसको नागवार माना है और मैंने इसको कहा है कि आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप किसी की डिग्री से उसकी योग्यता नापेंगे, आप किसी की डिग्री से उसकी योग्यता नापेंगे, योग्यता, आप योग्यता नापेंगे किसी की डिग्री से। वन बाय वन। सर, हमको इन दोनों भाजपा और कांग्रेस वाले से दो चीज पूछना है। पहला चीज ये आप लोग बताइए कांग्रेस वाले से, ठीक ना, भाजपा वाले को बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला रहा है, मुर्मू को नहीं बुला रहा है, ठीक है, वो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, ये अच्छी बात है आपका क्वेश्चन उठाना। भाजपा वाले से पूछना ये है कि आप बोल रहे हैं कि झारखंड में उनको नहीं बुलाए, छत्तीसगढ़ में उनको नहीं बुलाए, तो एक बात बताइए भाजपा वाले लोग कि कांग्रेस लूटी तो आप भी लूट रहे हैं। सर प्लीज मेरी बात एक मिनट पूरी कर दीजिएगा। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होने चाहिए। क्या सभी जातियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया है? क्या नहीं बुलाया गया? क्यों बात करते हो आप जातिवाद की? क्या दिया है बीजेपी ने? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, और देश की आन बान शान लाल किले को ये संभाल नहीं सकते। बात करते हैं पढ़ाई की, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई वाला बंदा है, राहुल गांधी को बच्चू कहते हैं।